अब आइए देखिए जो आर्क वेल्डिंग था, आर्क वेल्डिंग, ठीक है। अब फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत हमारा आता है आर्क वेल्डिंग, ठीक है। मैंने वर्गीकरण पिछले भागों में बताया था, तो आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके जरूर देख लीजिएगा, तभी ये चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। अब देखिए आर्क वेल्डिंग को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा था। कार्बन आर्क हो गया, कार्बन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। इसके बाद हमारा था इनर्ट गैस वेल्डिंग, इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। इनर्ट गैस वेल्डिंग को हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं, कौन कौन सी, टिग हो गया और हमारा मिग हो गया। और फिर इसके बाद चौथे नंबर पे हमारा आ जाता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक है। ये सभी चीज़ें आज हम क्या करेंगे, अपने लेक्चर में कवर करने की पूरा कोशिश करेंगे, और यही कोशिश रहेगी मेरी कि पूरा जो है आर्क वेल्डिंग आज मैं ख़त्म कर दूं, ठीक है। अब देखिए, अब जो आर्क वेल्डिंग से हमको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़नी है, यानी कि भैया आर्क वेल्डिंग से वही चीज़ें तो आप पढ़ेंगे जो क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसी आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसी आधार पर हम लोग अपने लेक्चर को पढ़ाएंगे। तो पहला सबसे पूछता है इलेक्ट्रोड मटेरियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड मटेरियल, मैं इन चीज़ों को यहाँ पे लिखता हूँ ताकि ये सभी चीज़ें क्या हो, लिखी रहे लास्ट तक, ठीक है। अब देखिए क्या क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है आर्क वेल्डिंग से, वो चीज़ें मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। तो सबसे जो पहला आपसे प्रश्न पूछता है इलेक्ट्रोड मटेरियल, यानी कि अगर कोई हमारी पार्टिकुलर वेल्डिंग है तो उसमें किस मटेरियल के इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा हमारा पूछता है इलेक्ट्रोड टाइप, इलेक्ट्रोड टाइप, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो कैसा है, वो कंज्यूमेबल है कि नॉन कंज्यूमेबल है, ठीक है। तीसरा आपसे क्या पूछता है कि एसी भैया हम उसमें यूज कर रहे हैं कि डीसी यूज कर रहे हैं, ये भी आपसे पूछता है। वोल्टेज पूछता है, तो वोल्टेज सभी के लिए मैक्सिमम एक ही होता है, ठीक है। वोल्टेज मैं आपको बता दूंगा। एसी या एसी का प्रयोग कर रहे हैं कि डीसी का प्रयोग कर रहे हैं, उस आर्क वेल्डिंग में वोल्टेज कितना रखा जाता है। उसके बाद पांचवें नंबर पे आता है यूज आता है, ठीक है। पहले आप इसको एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख लीजिए, एडवांटेज या डिसएडवांटेज। और छठवें नंबर पर हमारा क्या पूछता है, छठवें नंबर पर हमारा उस वेल्डिंग का यूज पूछता है कि किस पदार्थों की वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, उस जो हमारा प्रोसेस है उस वेल्डिंग प्रोसेस का उपयोग करते हैं, ठीक है। कहेगा कि ब्रास धातु की वेल्डिंग में किस वेल्डिंग प्रोसेस, किस आर्क वेल्डिंग प्रोसेस का हम लोग उपयोग करते हैं। तो इतनी चीज़ें जो है हमको पढ़नी है, और यही इतनी चीज़ें हमको, जितनी वेल्डिंग मैंने बताया आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत, इतनी ही चीज़ें हमको उस वेल्डिंग के अंतर्गत पढ़नी है, ठीक है। अब आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कार्बन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। कार्बन आर्क वेल्डिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए ये है हमारा कोई इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के नीचे ही हमारी क्या रखी हुई है, वर्क पीस रखा हुआ है, जिसपे हमको क्या करनी है, जिसपे हमको वेल्डिंग करनी है। ध्यान से समझिए, सभी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। यहाँ से हमने पावर सप्लाई दी हुई है, ठीक है। अब आपको पता है कि एक जो टर्मिनल होता है विद्युत धारा का, किससे जोड़ते हैं, वर्क पीस से, और एक हमारा जो होता है किससे जोड़ते हैं, इलेक्ट्रोड से, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड को हमने बनाया है निगेटिव टर्मिनल, और ये जो हमारा जॉब है इसको हमने क्या बनाया है, इसको हमने बनाया है पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब देखिए पॉइंट वाइज सभी चीजें आप देखिए। इलेक्ट्रोड मटेरियल, तो यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग डालिए कार्बन आर्क वेल्डिंग। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। पहला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहला हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन आर्क वेल्डिंग। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा भैया कार्बन आर्क वेल्डिंग में हम लोग किस मटेरियल के बने इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे लिखिए कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक है। कार्बन इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट का बना हुआ, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपर रूप ही है, तो कार्बन इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट का बना हुआ हम लोग इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा पूछता है, यहाँ पे देखिए मैंने इसलिए लिख दिया है, तो मैं इसी सीरियल वाइज सभी चीज़ें लिखूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रोड टाइप क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड टाइप क्या होगा, नॉन कंज्यूमेबल,
नॉन कंज्यूमेबल, ठीक है। तो ये प्रश्न नॉन कंज्यूमेबल यानी कि ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड जो है ख़त्म नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग बस जॉब और जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसके बीच आर्क उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो अब भैया तीसरे नंबर पर पूछेगा कि फिलर रॉड यूज्ड, ठीक है। अब देखो भैया, जब ये इलेक्ट्रोड हमारा कंज्यूमेबल नहीं होगा यानी कि ख़त्म नहीं होगा, गलेगा नहीं, तो फिर हम वेल्डिंग कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे? उसके लिए हम अलग से एक फिलर रॉड उपयोग करेंगे, जो क्या होगी, जो हमारा यहाँ पे आर्क जनरेट हो रही है, इसकी गर्मी से ये हमारी जो फिलर रॉड है ये पिघलेगी और यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पे हमारी वेल्डिंग हो जाएगी। तो पहला प्रश्न आपसे पूछता है कार्बन आर्क वेल्डिंग से किस पदार्थ के बने इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन या ग्रेफाइट के बने इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल होता है कि नॉन कंज्यूमेबल होता है? तो इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल होता है। तीसरा पूछता है कि कार्बन आर्क वेल्डिंग में फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है? तो कार्बन आर्क वेल्डिंग में फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न क्या है? इसमें किस विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं? यानी कि एसी का प्रयोग करते हैं, डीसी का प्रयोग करते हैं। तो डीसी यूज यानी कि हम लोग इसमें क्या करते हैं? एसी का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ डीसी का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं वोल्टेज की, तो वोल्टेज हमारा सभी आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के लिए लगभग कितना होता है? 90 से 100 वोल्ट। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में जो डीसी वोल्टेज है, वोल्टता होती है, वो कितनी रखी जाती है? वोल्टेज कितना रखा जाता है? तो वोल्टेज हमारा रखा जाता है 90 से 100 वोल्ट। अब अगला जो प्रश्न बनता है वो आता है एप्लीकेशन का, ठीक है। अब अगला जो है ये क्या है हमारा? ये है हमारा एडवांटेज। तो एडवांटेज इसके लिखिए, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। जो लोग नोट्स नहीं लिए हुए हैं, अगर बाद में नोट्स बनाना चाहें तो स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे तो आराम से नोट्स बना लेंगे, ठीक है। अब इसका एडवांटेज देखिए, एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज इसका लिखिए, सस्ता है, ठीक है। यानी कि लो कास्ट ऑफ इक्विपमेंट है, यानी कि जो इसके इक्विपमेंट की कॉस्ट है वो क्या है? बहुत ही कम है। दूसरा है नो स्किल्ड वर्कर रिक्वायर्ड, स्किल्ड वर्कर रिक्वायर्ड, ठीक है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा कुशल कारीगर की आवश्यकता नहीं है। एक नॉर्मल जो वर्कर है, मतलब कोई अलग से आपको प्रशिक्षण नहीं देना पड़ता है, जो हमारा वर्कर है, ठीक है, उसको आसानी से, अगर कोई नॉन स्किल्ड वर्कर है तो भी वो आसानी से क्या कर सकता है? काम कर सकता है, ठीक है। तीसरा है लो डिस्टॉर्शन, लो डिस्टॉर्शन यानी कि कम विकृति, ठीक है। अब जैसे और वेल्डिंग प्रोसेस आप करते हैं तो उसमें जो हमारा वर्क पीस रहता है वो क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, यानी कि जो टेढ़ा मेढ़ा होने की उसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये इसके क्या है? ये इसके एडवांटेज हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे डिसएडवांटेज लिख लीजिए, ठीक है। डिसएडवांटेज में पहला क्या है? सरंध्रता बन जाती है, ठीक है। कहाँ पर? जोड़ में, जो हम वेल्डिंग जॉइन बनाते हैं वहाँ पे इसमें क्या होती है? पोरोसिटी जनरेट हो जाती है। अब पोरोसिटी क्या है? पोरोसिटी हमारा एक वेल्डिंग का दोष है, ठीक है। उसको जब मैं वेल्डिंग डिफेक्ट्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा। अब पोरोसिटी क्या होती है? जब हम वेल्डिंग करते हैं तो अगर हम बहुत जल्दी वेल्डिंग कर देते हैं, ठीक है, या हमारा वेल्डिंग प्रोसेस कुछ सही नहीं है, तो जो गैसेज बनती हैं वेल्डिंग करते समय, वो गैसेस क्या होती हैं? अंदर, यानी कि वेल्ड के अंदर ही हमारी क्या हो जाती हैं? ट्रैप हो जाती हैं, फंस जाती हैं। तो जब फंसी रहती हैं वो गैसें बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो जहाँ जहाँ वो गैसें रहती हैं वहाँ पे क्या रहता है? वहाँ पे खाली स्थान हो जाता है और हमारा वेल्ड उतना मजबूत नहीं बन पाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं पोरोसिटी। दूसरा क्या है? बहुत तेज लाइट निकलती है,
लाइट निकलती है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, बहुत ही ब्राइट लाइट जनरेट होती है, जिससे जो हमारा वर्कर है उसकी आंखों को नुकसान होता है। तो ये हमारा क्या है, इसका डिसएडवांटेज। अब आइए देखते हैं इसका यूज, ठीक है। अब देखिए यूज के बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे आर्क वेल्डिंग में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें पूछता है कि स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी क्या है, ठीक है। अभी आगे आएगा रिवर्स पोलैरिटी, तो आपको रिवर्स पोलैरिटी और स्ट्रेट पोलैरिटी पता चला, समझ में नहीं आ रहा है तो यूज हम लोग इसका देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी क्या है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले यूज देखते हैं। तो जो इसका उपयोग है फेरस धातुओं तथा नॉन फेरस धातुओं, ठीक है, नॉन फेरस, ठीक है, यानी कि अलौह धातुओं के साथ किया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हमारा कोई फेरस मेटल है, लौह धातु है, जैसे लोहा हो गया, कास्ट आयरन हो गया, स्टील हो गया, उसके साथ भी किया जाता है, तथा अलौह धातुओं के साथ भी किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे लिख ही लीजिए, स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल, ठीक है। और आपके यहाँ पे हो गया कार्बन स्टील, और क्या हो गया, माइल्ड स्टील, ठीक है, माइल्ड स्टील। तो इसका उपयोग यहाँ पे भी किया जाता है। तो कभी कभी क्या पूछा जाता है आपसे, उपयोग भी पूछा जाता है। तो ये था हमारा कार्बन आर्क वेल्डिंग। अब आइए हम लोग समझते हैं कि हमारी जो स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी क्या है, ठीक है। तो अब मैं सभी चीज़ें अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है कि स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी क्या है। हेडिंग आप डालिए स्ट्रेट पोलैरिटी। देखिए जब हम, यानी कि अब आपको पता चला विद्युत धारा है तो उसमें क्या होंगे, दो टर्मिनल होंगे, एक होगा प्लस एक होगा माइनस। तो हम क्या करें, अगर जो हमारा इलेक्ट्रोड है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है और ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्क पीस है। तो अगर हम इलेक्ट्रोड को, ठीक है, निगेटिव टर्मिनल से जोड़ें, यानी कि जो हमारा ये इलेक्ट्रोड है, देखिए मैंने इसको किससे जोड़ा है, निगेटिव टर्मिनल से, और जो हमारा वर्क पीस है, वर्क पीस को किससे जोड़ें, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम स्ट्रेट पोलैरिटी की विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पूछता है कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो जो मोटी शीट्स होती है, अभी मैं बताऊंगा क्यों मोटी शीट की वेल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है। तो मोटी चादरों की वेल्डिंग में अब आप समझिए कि मोटी चादरों की वेल्डिंग में इसका उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए जो हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा वहाँ पे हमेशा क्या होती है, ज़्यादा हीट जनरेट होती है। यानी कि लगभग कितना, यहाँ पर अगर कार्बन आर्क वेल्डिंग की करें तो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट जनरेट होती है। जबकि जो हमारा निगेटिव टर्मिनल होता है विद्युत धारा का, वहाँ पे हमेशा कम हीट जनरेट होती है, लगभग यहाँ पे आप सोच सकते हैं 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अब देखिए भैया, जब हमको मोटी शीट की वेल्डिंग करनी होगी तो हमको क्या चाहिए, हम ये भी चाहेंगे ना कि हमारा जो बेस धातु है वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होगा तो यहाँ पे वेल्डिंग क्या होगी, अच्छी से अच्छी होगी। जितना अच्छे से हीट जनरेट होगा उतनी अच्छी क्या होगी, हमारी वेल्डिंग होगी। तो मोटी शीट जब रहती है तो उसको
गर्म करने के लिए क्या चाहिए हमको, ज़्यादा से ज़्यादा वो टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मोटी शीट की वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो स्ट्रेट पोलैरिटी का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको क्या करना है, जो हमारा वर्कपीस है अगर वो मोटी धातु है तो हमको वहाँ पे ज़्यादा हीट जनरेट कराना है। तो ये था हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्ट्रेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड को निगेटिव टर्मिनल बनाते हैं, इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल बनाते हैं, कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो स्ट्रेट पोलैरिटी की विद्युत धारा में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को निगेटिव टर्मिनल बनाते हैं। यूज भी पूछा है कि स्ट्रेट पोलैरिटी विद्युत धारा का उपयोग क्यों किया जाता है, तो मोटी चादरों की वेल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी, यहाँ पे हम क्या कर दें, जस्ट इसका उल्टा कर दें, इलेक्ट्रोड को क्या कर दें, पॉजिटिव टर्मिनल बना दें, और वर्कपीस को क्या कर दें, निगेटिव टर्मिनल बना दें। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, थिन शीट्स यानी कि पतली चादरों की वेल्डिंग में, पतली चादरों की वेल्डिंग। अब देखिए भैया, पतली चादरों की वेल्डिंग में क्यों इसका उपयोग किया जाता है, अगर हमारी बहुत ही पतली चादर है, हमने उसको क्या बना दिया, हमने उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि पॉजिटिव टर्मिनल हमारी क्या होती है, ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो अगर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो गई, पॉजिटिव टर्मिनल हमने उसको बना दिया, तो हमारी पूरी सीट ही पिघल जाएगी, हमारी पूरी सीट क्या हो जाएगी, पूरी सीट ही पिघल जाएगी एकदम से, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उसको क्योंकि पतली है तो उसको पिघलने से बचाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको जो है निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, ताकि पूरी सीट ही हमारी ऐसा ना हो पिघल जाए, ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट हो जाए। और इलेक्ट्रोड को क्या कर देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड तो हमारे कंट्रोल में रहता है ना भैया, इलेक्ट्रोड को हटा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो हटा देंगे। तो इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल बना देते हैं और क्या कर लेते हैं, अपनी वेल्डिंग कर लेते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रश्न इससे पूछा जाता है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अब कार्बन आर्क वेल्डिंग हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। अब इनर्ट गैस वेल्डिंग हमारा कौन सा आता है, हमारा टिग आता है और मिग आता है, ठीक है। यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, यहाँ से प्रश्न पूछता है, इन दोनों में डिफरेंस पूछता है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फिगर बनाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे दूसरा लिखिए, इनर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्रिय इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसमें पहला आप लिख लीजिए टिग, ठीक है। अब देखिए एक फिगर में बना रहा हूं, रहा फिगर में ऐसे बना दे रहा हूँ, बहुत साफ तो नहीं बन रहा है, लेकिन आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक टिग वेल्डिंग का प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे आर्क जनरेट हो रही है, ये हमारी क्या है, वेल्डिंग की डायरेक्शन है। आइए सबसे पहले नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं, किस पार्ट का क्या नाम है। यहाँ पे है हमारा इलेक्ट्रोड, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गैस सप्लाई। अभी सब चीज़ें देखेंगे क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये हमारा पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रोड एक से जुड़ा हुआ है, एक से वर्कपीस जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर सप्लाई में लिख दे रहा हूँ, पावर सप्लाई। ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्कपीस है,
ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा फिलर रॉड है, फिलर रॉड। इतनी चीज़ें आपकी क्या हैं इसमें, जो हमारा टिग वेल्डिंग है, इतनी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। तो अब वही चीज़ हम लोग को फिर से देखना है कि किस चीज़ों का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले हमको क्या समझना है कि ये जो हमारी अक्रिय गैस है इसका उपयोग हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद तो बाकी चीज़ें जो मैंने आपको पॉइंट वाइज बताई, इलेक्ट्रोड का प्रकार, इलेक्ट्रोड मटेरियल, AC या DC वोल्टेज, ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे जो पहली चीज़ आ जाती है वो ये है कि अक्रिय गैस का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि जो हमारी अक्रिय गैस है वो है क्या। तो जो हमारी शून्य समूह की गैसें होती हैं, ठीक है। आप लोगों ने आवर्त सारणी देखा होगा, लास्ट में क्या होता है, एक ऐसा टेबल बना होता है, ठीक है, जिसमें क्या रहती हैं, जिसको हम लोग नोबल गैसेज भी बोलते हैं, नोबल गैसेज या अक्रिय गैसें। तो यहाँ पे क्या क्या होता है हमारा, यहाँ पे होता है हमारा हीलियम, यहाँ पे होता है हमारा नियॉन, यहाँ पे होता है हमारा आर्गन, यहाँ पे हमारा होता है क्रिप्टॉन, और फिर उसके बाद जीनान और रेडान। ये हमारी क्या होती हैं, ये हमारी अक्रिय गैसें होती हैं। अब इनको अक्रिय गैसें या नोबल गैसें इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी भी प्रकार के पदार्थ से रिएक्ट नहीं करती हैं, यानी कि क्या होती हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन अभिक्रिया ये किसी भी पदार्थ से नहीं करती हैं, स्टेबल होती हैं। अब इनके जो स्टेबल होने का क्या होता है, एक रीजन होता है। जैसे अगर आप देखें, हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 2, नियान का कितना होता है, 10, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टॉन का कितना होता है 36, इसी तरह से जीनान का भी होता होगा 54 56, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए, क्रिप्टॉन तक आप देखिए। अब ये रिएक्शन क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि जो इनका अष्टक होता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, इनका जो अष्टक होता है क्या होता है, कंप्लीट होता है। जैसे अगर आप बात करें हीलियम की, तो हीलियम में दो प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कक्षा में तो ये किसी से क्या करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी। नियॉन का देखिए, नियॉन का अगर हम करें तो 2 होगा पहले कक्षा में, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दूसरे कक्षा में लास्ट का 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जब भैया जिसका अष्टक कंप्लीट होता है वो अपना आराम से बैठ जाता है कि अब हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आर्गन का देखिए, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 8 8, यानी कि 8 8 16, 16 2 18, इसका भी अष्टक कंप्लीट है। इसलिए जितनी भी गैसेज होती हैं, आप ऐसे क्रिप्टॉन का भी देख लीजिए, 2 8, यहाँ पे 18 हो जाएगा, 2 8 18 8, तो इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, ये 18 8 कितना हो गया, 22 4 26, 26 8 कितना हो गया 34, और 34 2 कितना हो गया 36। तो इस तरीके से देखिए इसका भी अष्टक कंप्लीट है। तो जिन गैसों का, जिन पदार्थों का अष्टक कंप्लीट होता है वो क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, किसी से कोई अभिक्रिया नहीं करते। तो इन्हीं गैसों का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग में करते हैं। वेल्डिंग में क्यों करते हैं, ऑक्सीडेशन से रक्षा करने के लिए, ठीक है। तो अब आइए, ये आपको अक्रिय गैस समझ में आ गया ना, अक्रिय गैस क्या होती है। अब आइए देखते हैं कि इनका उपयोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालिए, अक्रिय गैस क्यों प्रयोग करते हैं, क्यों प्रयोग करते हैं। तो पहला पॉइंट आप लिखिए कि अक्रिय गैसों का उपयोग क्यों होता है, तो ऑक्सीडेशन से रक्षा के लिए, ऑक्सीडेशन से रक्षा के लिए। अभी मैं बताऊंगा ऑक्सीडेशन क्या होता है। दूसरा क्या होता है, डर्ट हो गया, डस्ट हो गया, ठीक है, इन सभी चीजों से बचाने के लिए, ठीक है। अब देखिए, जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो हमारा ये जो यहाँ पे मेटल है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेल्डन पूल, ठीक है, या इसी को वेल्डिंग बीड भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ होता है, पिघला हुआ होता है। तो बाहर की जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, अब हमारी वायुमंडल में ही वेल्डिंग करेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि निर्वात उत्पन्न कर देंगे वहाँ पे वेल्डिंग करेंगे। तो जो बाहर की ऑक्सीजन है वो इस वेल्डिंग पूल से क्या करती है, अभिक्रिया करती है और इसका ऑक्सीडेशन करने लगती है। ऑक्सीडेशन के कारण जो हमारा ये वेल्डिंग ज्वाइंट है ये कमज़ोर हो जाता है और इसका संक्षारण भी शुरू हो जाता है, यानी कि
जंग लगना भी इसमें शुरू हो जाता है। तो अगर कुछ दिनों बाद हम देखेंगे तो हमारा ये वेल्डिंग जॉइंट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हमको क्या करनी है, इसकी ऑक्सीडेशन से रक्षा करनी है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग करते जा रहे हैं और यहाँ से जो हमारी गैस सप्लाई है, यहाँ से हम इसमें से कोई गैस, एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या उपयोग करते हैं, हीलियम या आर्गन। ये भी आपसे पूछता है कि टिग वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग करते हैं, किस अक्रिय गैस का उपयोग करते हैं, तो हीलियम या आर्गन का उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हीलियम या आर्गन की सप्लाई करते रहेंगे। तो जब ये गैसेस यहाँ पे आएंगी तो जहाँ पे हमारी वेल्डिंग हो रही है उसके ऊपर ये क्या कर लेंगी, उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच बना लेंगी। ठीक है, क्या बना लेंगी, एक इस तरह का सुरक्षा कवच। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिए, जिससे आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको सभी चीज़ें याद रहेंगी। सुरक्षा कवच बना लेती हैं। ठीक है, अब सुरक्षा कवच बनाने के कारण ये होता है कि जो बाहर की जो ऑक्सीजन है जो अटैक कर रही थी अब तक कहाँ पे, वेल्डिंग पुल पे या वेल्डिंग बीट पे, वो इसके संपर्क में नहीं आती है और हमारा जो वेल्डिंग जॉइंट है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है और हमारा वेल्डिंग जोड़ बहुत ही मजबूत और अच्छा बनता है। तो मेन रीज़न जो, अब देखिए भैया, जैसे अब इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है, एरोप्लेन का कोई पुर्जाम बना रहे हैं तो हमको वहाँ पे एक अच्छी वेल्डिंग जॉइंट चाहिए ना, क्योंकि अगर उसमें कोई खराबी आई तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा प्लेन ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इसका प्रयोग करते हैं आर्गन, यानी कि आर्गन या हीलियम का प्रयोग अक्रिय गैस के रूप में करते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप ये भी लिख लीजिए, हीलियम या आर्गन का उपयोग अक्रिय गैस के रूप में करते हैं। तो अब ये अक्रिय गैस वाला प्रोसीजर आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये अक्रिय गैस हम लोग क्यों उपयोग करते हैं, ये सभी प्रोसीजर आपको समझ में आ गया। अब आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोड वगैरह के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, मैं पॉइंट वाइज लिखता जा रहा हूँ, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, टंगस्टन को W से हम लोग दिखाते हैं आवर्त सारणी में, इलेक्ट्रोड। पहला प्रश्न ये पूछ गया, टिग वेल्डिंग में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। दूसरा क्या होता है, नॉन कंज्यूमेबल, यानी कि इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, बस आर्क जनरेट करते हैं, वेल्डिंग इसकी सहायता से नहीं होती है। वेल्डिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग के लिए जो मटेरियल हमको चाहिए उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से जो हमारी फिलर रॉड है उसको उपयोग करते हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, फिलर रॉड यूज्ड। ठीक है, ये भी आपसे पूछेगा कि टिग वेल्डिंग में पहले बताइए इलेक्ट्रोड का मटेरियल बताइए, किस मटेरियल का इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं, तो भैया हम लोग टंगस्टन इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा आपको पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो टंगस्टन, आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा के लिख भी लीजिए कि टिग वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड प्रयोग होता है वो नॉन कंज्यूमेबल होता है, यानी कि ख़त्म नहीं होता है। एक इलेक्ट्रोड हमारा चलता रहता है, बस उसका काम होता है क्या, कार्य और जो हमारा वर्कपीस और जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसके बीच में आर्क उत्पन्न कराना। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट आता है कि एसी या डीसी हम लोग कौन सा उपयोग करते हैं, तो इसमें एसी या डीसी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी पिछले कार्बन आर्क में देखा था, वहाँ पे क्या उपयोग कर रहे थे हम लोग, सिर्फ डीसी का उपयोग कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है, एसी या डीसी दोनों का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। एसी यूज करेंगे तो वहाँ पे फ्रिक्वेंसी उसकी वेरी करती रहती है, तो वहाँ पे आर्क ब्लो होने का चांस रहता है। आर्क ब्लो होता है, यानी कि आर्क ब्लो होने का मतलब ये कि आर्क हमारा इधर उधर भागता है। ठीक है, तो वेल्डिंग करने में क्या होती है, थोड़ी परेशानी होती है। जबकि जो हमारा डीसी रहता है वहाँ पे आर्क स्टेबल रहती है, यानी कि जहाँ पे आप आर्क गिराएंगे वहीं पे हमारी आर्क गिरेगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम जो है डीसी का उपयोग करते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको क्या रखनी है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और मैंने आपको क्या बताया कि जो इसका वोल्टेज होता है वो मैंने सभी आपको बताया कि सभी आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में लगभग 9 से 100 वोल्ट, 90 से 100 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो रखा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे टिग वेल्डिंग का यूज। ठीक है, टिग वेल्डिंग का उपयोग देखिए, ये उपयोग भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखिए एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम एलॉयस, यानी कि एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम की मिश्र धातुओं के साथ
मैग्नीशियम मिश्र धातु, निकिल मिश्र धातु, निकिल की जो मिश्र धातु है उसकी वेल्डिंग के लिए, ठीक है। और देखिए कि इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है टाइटेनियम, ये सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। टाइटेनियम मिश्र धातु, बेरिलियम मिश्र धातु, बेरिलियम मिश्र धातु, जिरकोनियम, जिरकोनियम भी हमारा एक तत्व है, जिरकोनियम मिश्र धातु। इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, टिग वेल्डिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। और हमारा क्या हो गया, कार्बन स्टील, ठीक है। अगला आप लिख लीजिए स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील और एलॉय स्टील, यानी कि मिश्र धातु स्टील, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग जो टिग वेल्डिंग है उसका उपयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें अपने फिटर वाले दोस्तों के साथ कि भैया फिटर थ्योरी का फुल कोर्स चल रहा है, लेक्चर नंबर 10 है। पुराने लेक्चर्स आप देखने चाहते हैं तो फिटर थ्योरी फुल कोर्स 2020 इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ है इसी नाम से हमारा प्लेलिस्ट है। तो पुराने लेक्चर्स आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो वेल्डिंग है हमारा वो है मिग वेल्डिंग, उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसकी तरफ। तो जस्ट जैसे हमारा टिग वेल्डिंग है बस वैसे ही हमारा क्या होता है, वैसे ही हमारा मिग वेल्डिंग होता है। मिग वेल्डिंग का फुल नेम क्या है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। टिग वेल्डिंग का क्या था, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, और यहाँ पे क्या था, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। अब आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो यहाँ पे जो आपने इनर्ट अक्री गैस वेल्डिंग हेडिंग डाला था उसमें जो पहला लिखा था वो क्या लिखा था, पहला लिखा था टिग। अब यहाँ पे आप इसको दूसरा कर लीजिए, दूसरा करके लिख लीजिए मिग, ठीक है, दूसरा करके लिख लीजिए मिग। अब देखिए टिग वेल्डिंग में जो हम लोगों ने पढ़ा बस वही चीज़ें प्रयोग होंगी, ठीक है। बस दो चीज़ हमारा बदल जाएगा, इलेक्ट्रोड मटेरियल और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड टाइप और यूज, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमारी बदल जाएंगी, बाकी सभी चीज़ें जो हमने देखा वो क्या रहेंगी, टिग वेल्डिंग की तरह ही रहेंगी, टिग वेल्डिंग की तरह क्या रहेंगी, ठीक है। अब एक चीज़ छूट गई थी हमारी टिग वेल्डिंग से, वो आप लिख लीजिए कि हम लोगों ने यूज तो देख लिया था टिग वेल्डिंग का, आप यहाँ पे लिख लीजिए नॉट यूज फॉर, यानी कि किन पदार्थों की वेल्डिंग के लिए जो हमारा टिग वेल्डिंग है वो उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अभी मिग वेल्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो टिग वेल्डिंग से हमने अभी यूज लिखा था, टिग वेल्डिंग का हमने यूज लिखा था, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का हमने यूज लिखा था। तो उसी तरीके से कुछ धातुएँ होती हैं जिन पर टिग वेल्डिंग का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो वो भी आप लिख लीजिए। वो धातुएं हमारी कौन सी हैं, लेड एंड जिंक। आपसे ऑप्शन में देगा कि किस धातु के लिए हमारा टिग वेल्डिंग का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो लेड और जिंक के लिए हमारा क्या करते हैं, टिग वेल्डिंग का उपयोग नहीं करते हैं। क्योंकि इनका गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग टिग वेल्डिंग का प्रयोग इनके लिए नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट छूट गया था, आप इसको लिख लीजिए। अब आइए हम लोग देखते हैं मिग वेल्डिंग। देखिए जो गैसेस हम लोग उपयोग कर रहे थे उसमें टिग वेल्डिंग में, जैसे कि हीलियम एंड आर्गन, तो यहाँ पे भी वही गैस उपयोग करेंगे। ये जो सभी चीज़ें हैं वो यही रहेंगी, बस यहाँ पे तीन चीज़ें हमारी बदल जाएंगी। AC जो वोल्टेज है वो वही रहेगा,
ठीक है। 3 चीज़ें बदल जाएंगी। पहला क्या है, इलेक्ट्रोड का मटेरियल। तो यहाँ पे हम वही मटेरियल उपयोग करेंगे जिस मटेरियल का हमारा क्या हुआ है, वर्कपीस बना हुआ है। तो इलेक्ट्रोड मटेरियल में आप लिख लीजिए वर्कपीस मटेरियल, ठीक है भाई। क्योंकि जो हमारी ये वर्कपीस है, हम तो चाहते हैं ना, हमने ये वर्कपीस किसी कंपोनेंट को ध्यान में रख के बनाया होगा ना कि हमारी ये इस धातु का वर्कपीस है, तो इसमें ये इस धातु में ये गुण हैं, तो हम इसको वहाँ पे उपयोग करेंगे। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि जो इस धातु में गुण है वही गुण हमको इसके ज्वाइंट में भी चाहिए ना, क्योंकि हम गुण हमारा चेंज हो जाएगा तो फिर हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो जो गुण इस धातु में है वही गुण हमको क्या चाहिए, उस ज्वाइंट में चाहिए जो हम वेल्डिंग ज्वाइंट बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जिस हमारा धातु का हमारा ये वर्कपीस बना हुआ है उसी धातु का हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं। किसमें, मिग वेल्डिंग में। और मिग वेल्डिंग का पूरा नाम होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोड टाइप ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड टाइप क्या हो जाएगा हमारा, कंज्यूमेबल, यानी कि खत्म होने वाला। अब देखिए, जब यहाँ पे इलेक्ट्रोड ये क्या हो जाएगा, कंज्यूमेबल हो जाएगा, तो क्या हमको किसी अलग से किसी फेलर रॉड की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं। यानी कि इस इलेक्ट्रोड ही क्या होता जाएगा, हमारा गलता जाएगा धीरे धीरे, और हमारी जो वेल्डिंग होती जो होगी वो आगे बढ़ती जाएगी। तो अगर हमारा इलेक्ट्रोड क्या है, कंज्यूमेबल है, तो क्या हमको अलग से फिलर रॉड या वेल्डिंग रॉड उपयोग करना पड़ेगा, नहीं। तो आप यहाँ पे तीसरे पॉइंट में लिख लीजिए नो फिलर रॉड यूज्ड, नो फिलर रॉड यूज, ठीक है। ये 3 चीजें हो गई। अब आइए हम लोग देख लेते हैं इसका उपयोग, ठीक है। यूज में लिखिए इसके कार्बन स्टील, लो एलॉय स्टील, यानी कि जिसमें बहुत ही कम मिश्र धातुएं मिली हो वो वाला स्टील, लो एलॉय स्टील, ठीक है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम मिश्र धातु, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम मिश्र धातु। हीट रजिस्टिंग एलॉय, हीट रजिस्टिंग एलॉय, यानी कि जो धातुएं हमारी क्या होती हैं, जो धातुएं हमारी उष्मा का प्रतिरोध करती हैं, ठीक है। यानी कि उष्मा का आप यहाँ पे लिख लीजिए उष्मा का प्रतिरोध, उष्मा का प्रतिरोध करने वाली धातु, ठीक है, उष्मा का प्रतिरोध करने वाली धातुएं। अगला क्या हो गया, अगला हमारा हो गया मैग्नीशियम मिश्र धातु। मैग्नीशियम, आपको सभी चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं क्योंकि स्पेस कम है। तो 360 पे आप, यानी कि जो क्वालिटी है 360 पे आप करके देखेंगे तो आपको सभी चीज़ें क्लियर दिखेंगी, ठीक है। मैग्नीशियम मिश्र धातु, कॉपर एवं कॉपर मिश्र धातु, कॉपर एवं कॉपर मिश्र धातु, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको मिग वेल्डिंग से ध्यान रखनी है। और आपको यही फिगर, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यही फिगर आपको वहाँ पे एक बार फिर से बना लेना है, और यहाँ पे बस इलेक्ट्रोड लिख देना है। इलेक्ट्रोड ऐसे फिगर में ही, मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निक सभी चीज़ों को याद रखने की। इलेक्ट्रोड लिखते समय क्या कर लेना है, कंज्यूमेबल लिख देना है, कंज्यूमेबल लिख देना है, ठीक है। तो यही जो जो अंतर है वो आपको फिगर में भी लिख देने हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें हमारी क्या रहेंगी, बाकी चीज़ें हमारी वही रहेंगी। तो मिग वेल्डिंग से आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने कार्बन आर्क वेल्डिंग पढ़ लिया, टिग पढ़ लिया, मिग पढ़ लिया। अब हमारा क्या बचा है, अब हमारा बचा है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो आइए उसको भी पढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही, चीज़ें समझ में आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि उसी से हमको क्या मिलता है, उसी से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ जो बच्चे CTI की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।
तो अगर आप CTI का एग्ज़ाम दे रहे हैं, देने वाले हैं एंट्रेंस का, तो उसके लिए भी सभी आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे CTI हो गया, MCL में भी वैकेंसी आई हुई है। अभी जो है कुछ दिन कोच्चि CPR लिमिटेड में वैकेंसी आई हुई है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया था। तो फीटर के लिए काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। UP आर्नल है, UP आर्नल की वैकेंसी है, तो सभी लोगों ने उसका फॉर्म भरा होगा। तो अभी क्या है, अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, ठीक है। कोरोना की वजह से अभी सब चीज़ें बंद हैं, एग्ज़ाम भी अभी 1-2 महीने कोई होने के चांसेस जो है बहुत कम है। तो लग के अभी पढ़ लीजिए, ताकि जो भी एग्ज़ाम हो उसमें आपका क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। अब आइए देखते हैं हम लोग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ये हमारा तीसरा है, यानी कि एक तरह से कायदे से देखें चौथा है, लेकिन मेन हमारा तीसरा है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर में बना रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप फिगर देखते जाइए तो आपको भी सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ठीक है, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया, नहीं, सभी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का हमारा कुछ अरेंजमेंट होता है किसका, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या होती है, आर्क जनरेट हो रही है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये सब क्या है, अभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये फिगर आपको भी बना लेना है। मैं आपको यही कहूँगा कि आप जब मेरे क्लास करने आइए तो साथ में अपना नोट्स वगैरह लेके बैठिए, चाहे बाद में ही क्लास देखिए, जब आप खाली हों तो क्या करिए, आप नोट्स वगैरह अपना लेके बैठिए साथ में, ताकि आप भी क्या करें, प्रॉपर एक नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। तो ये है हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का अरेंजमेंट। अब देखिए, सबसे पहले हमको समझना है कि जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है, इसको सबमर्ज्ड आर्क हम लोग क्यों कहते हैं। तो सबमर्ज जो यहाँ पे शब्द लिखा है, यानी कि सबमर्ज्ड, ठीक है। सबमर्ज्ड का मतलब होता है डूबा हुआ, ठीक है। अब भैया इसमें डूबा हुआ कहाँ से आ गया, तो आपको यही समझना है कि जो इसमें आर्क रहती है वो किस में डूबी हुई रहती है, वो हमारी फ्लक्स में डूबी हुई रहती है, ठीक है। आर्क जो हमारी क्या रहती है, फ्लक्स में डूबी हुई रहती है। अब देखिए फ्लक्स का काम क्या होता है, तो सबसे पहले हमको समझना है फ्लक्स का काम। सबमर्ज्ड का मतलब आपको समझ में आ गया कि इस वेल्डिंग का नाम हम लोग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग क्यों रखे हैं, क्योंकि इसमें जो आर्क है वो फ्लक्स में डूबी हुई रहती है। अब फ्लक्स हमारा का क्या काम करता है, फ्लक्स का काम, ठीक है। हेडिंग डाल के ऐसे नोट्स में लिखिए, फ्लक्स का काम। तो इसका काम होता है ऑक्सीडेशन से रक्षा करना, ठीक है। इसके और भी जो है फायदे हैं, वो हम लोग इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने टिक वेल्डिंग देखा था, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, किसी न किसी अक्रिय गैस का उपयोग कर रहे थे ऑक्सीडेशन से रक्षा करने के लिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग फ्लक्स का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो गैस वाली विधि है वो क्या है, एक महंगी विधि है। तो उस महंगी विधि से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स का उपयोग करते हैं। फ्लक्स हमारा क्या कर लेता है, जो काम वहाँ पे गैस कर रही थी वही काम हमारा यहाँ पे फ्लक्स कर लेता है। ये क्या कर लेता है, आर्क के ऊपर। अब फ्लक्स हमारा किस फॉर्म में होता है,
पाउडर के फॉर्म में होता है। पाउडर के फॉर्म में होता है तो आर्क यानी कि इलेक्ट्रोड क्या रहता है, इसके अंदर रहता है और ऊपर से हमारा जो पूरा फ्लक्स है वो ढका हुआ रहता है, यानी कि आर्क हमको दिखती ही नहीं है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का मतलब यह है कि जो हमारा आर्क रहता है वो पूरी तरह से जो फ्लक्स है वो उसमें डूबा हुआ रहता है, आर्क हमको दिखती ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वर्क पीस है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड। कैसा इलेक्ट्रोड है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पे ये रोलर्स लगाए गए हैं और यहाँ पे क्या किया गया है, एक ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि जैसे जैसे हमारी वेल्डिंग होती रहती है, यानी कि इस वेल्डिंग प्रोसेस को क्या बना दिया जाता है, सेमी ऑटोमेटिक बना दिया जाता है। इलेक्ट्रोड बार बार बदलना नहीं पड़ता है। जैसे आप लोगों ने नॉर्मल फैब्रिकेशन की दुकानों में देखा होगा कि एक इलेक्ट्रोड खत्म हो जाता है तो दूसरा इलेक्ट्रोड होल्डर में पकड़ देता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रोड इस तरह से वायर के फॉर्म में लपेटा रहता है और जैसे जैसे हमारी वेल्डिंग, जैसे यहाँ वेल्डिंग हो गई, ठीक है, जैसे जैसे हमारी वेल्डिंग बढ़ती रहती है वैसे वैसे इलेक्ट्रोड की सप्लाई ऑटोमेटिकली होती रहती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारा जो है सप्लाई होती है किसकी, यहाँ से सप्लाई होती है हमारी फ्लक्स की। यानी कि जैसे जैसे हमारा क्या होता जाएगा, वेल्डिंग आगे बढ़ता जाएगा, फ्लक्स की सप्लाई होती जा रही है और यहाँ से हम क्या लगाते हैं, एक पंप लगाते हैं। जो एक्स्ट्रा फ्लक्स बचता है धातु की सतह के ऊपर, वो एक्स्ट्रा फ्लक्स यहाँ से पंप जो है फिर से खींच लेता है और यहाँ पे फिर से पहुँचा देता है। फिर फ्लक्स की सप्लाई, फ्लक्स माने यानी कि गालक भी इसको बोलते हैं, ठीक है, फिर जो है फ्लक्स की सप्लाई होती रहती है। और इस तरीके से जो हमारा ये प्रोसेस है, ये हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का पूरा प्रोसेस जो है चलता रहता है। तो अब चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो अब देखिए इसमें आपको याद रखना है कि मुख्यतः जो धारा उपयोग होती है कौन सी, मुख्यतः डीसी का उपयोग होता है, डीसी का उपयोग होता है। इलेक्ट्रोड मैंने बता ही दिया कैसा होता है, कंज्यूमेबल। और इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोड मटेरियल क्या होगा, वर्कपीस मटेरियल, वर्कपीस मटेरियल, यानी कि जो हमारा वर्कपीस का मटेरियल होगा वही हमारा इलेक्ट्रोड का मटेरियल होगा। इलेक्ट्रोड क्या होता है, कंज्यूमेबल होता है, तभी तो इसकी लगातार सप्लाई हम लोग करते रहते हैं। मुख्यतः क्या होता है, डीसी का उपयोग होता है। हम लोग एसी का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि एसी का उपयोग करने से आर्क ब्लो होता है, यानी कि जो हमारी आर्क है वो इधर उधर भागती है, कंसंट्रेटेड नहीं रहती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मुख्यतः डीसी का उपयोग करते हैं। और चौथा प्रश्न जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से आपसे पूछता है कि यहाँ पे किस प्रकार की धारा का उपयोग करते हैं, यानी कि स्ट्रेट पोलैरिटी या रिवर्स पोलैरिटी। तो यहाँ पे हम लोग रिवर्स पोलैरिटी का उपयोग करते हैं, रिवर्स पोलैरिटी। और स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी मैंने आपको शुरू के लेक्चर में बताया कि स्ट्रेट पोलैरिटी क्या है, जब इलेक्ट्रोड को हम लोग निगेटिव टर्मिनल बनाएंगे और वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी क्या है, जब हम इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल बना दें और हमारा वर्कपीस को निगेटिव टर्मिनल बना दें तो वो हमारी क्या होगी, वो हमारी होगी रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है। तो ये इतनी बातें आपको क्या रखनी है, इतनी बातें जो है याद रखनी है। और फ्लक्स हमारा क्या काम करता है, फ्लक्स हमारा जो वेल्डिंग बीड है, वेल्डिंग पूल है, इसकी ऑक्सीडेशन से रक्षा का काम करता है, ठीक है। चौथा प्रश्न, और प्रश्न क्या बनता है कि प्रश्न आपसे पूछेगा कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जो फ्लक्स प्रयोग किया जाता है वो किस फॉर्म में होता है। अभी मैंने क्विज में एक क्वेश्चन दिया था कि किस फॉर्म में फ्लक्स का उपयोग नहीं किया जाता, तो वहाँ पे बहुत लोग ने उस क्वेश्चन को गलत किया था। तो आपसे पूछेगा कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है भैया, इसमें जो फ्लक्स प्रयोग किया जाता है वो किस फॉर्म में रहता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तरल, पेस्ट, पाउडर, गैस। ठीक है, सिंपल ही है। लेकिन अगर आपने सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग नहीं पढ़ा तो क्या आप कर पाएंगे। मैंने आपको फिगर से सभी चीज़ें समझा दिया तो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि हाँ यार वहाँ तो पाउडर फॉर्म में फ्लक्स का उपयोग कर रहे थे, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्वेश्चन रट्टा मारने से आप एग्जाम ही निकलेगा। उसके लिए आप जब क्लासेस करेंगे, प्रॉपर
कोर्स करेंगे किसी चीज़ का, सभी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन खुद ब खुद आपके सामने आएगा, तो आप उसका आंसर टिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जो फ्लक्स उपयोग किया जाता है वो किस फॉर्म में होता है, वो पाउडर के फॉर्म में होता है। एक प्रश्न और बनता है फ्लक्स से कि फ्लक्स किस रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, तो गैस के रूप में हमारा फ्लक्स का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कि फ्लक्स जो है गैस के फॉर्म में होता ही नहीं है। ठीक है, किस फॉर्म में होगा, पाउडर होगा, तरल होगा, पेस्ट होगा, लेई के फॉर्म में होगा, लेकिन हमारा गैस के फॉर्म में कोई फ्लक्स नहीं होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से याद रखनी है। अब आइए देखते हैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये दोनों जो है ज़रूरी है। ठीक है, एक बात और ध्यान रख लीजिए कि एक होता इलेक्ट्रोड, मैं नॉर्मल ऐसे बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोड होता है हमारा बेयर इलेक्ट्रोड, और एक इलेक्ट्रोड होता है हमारा फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड। बेयर इलेक्ट्रोड क्या रहता है, जो सिंपल मेटल, जिस मेटल से हमको क्या करनी है, वेल्डिंग करनी है, सिंपल एक मेटल का क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। जबकि जो फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है, उसके ऊपर फ्लक्स चिपका हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, फ्लक्स की अलग से सप्लाई कर रहे हैं ना भैया, फ्लक्स की अलग से सप्लाई कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड हम लोग प्रयोग करेंगे, कैसा करेंगे, बेयर इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसे हम लोग नंगी इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, क्योंकि इस पे क्या होती है, कोई भी फ्लक्स की कोटिंग नहीं होती है। तो ये भी आपसे अगर प्रश्न पूछे कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में हम लोग कैसे इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, बेयर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। किस मटेरियल की बनी होती है, तो जो हमारा वर्कपीस का मटेरियल होगा उस मटेरियल की बनी होगी। कंज्यूमेबल होगी कि नॉन कंज्यूमेबल होगी, तो भैया कंज्यूमेबल होगी। जो फ्लक्स हम लोग उपयोग करेंगे किस फॉर्म में होगा, पाउडर के फॉर्म में होगा। फ्लक्स का काम क्या होगा कि ऑक्सीडेशन से रक्षा करना, किसकी, जो हमारा वेल्डिंग बीड है इसकी। कैसी धारा का उपयोग करते हैं, तो रिवर्स पोलैरिटी की धारा का उपयोग करते हैं। मुख्यतः किसका उपयोग करते हैं, मुख्यतः डीसी का उपयोग करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड मटेरियल क्या होगा, वर्कपीस का मटेरियल होगा। अब बात आ जाती है इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और यूज की। तो आइए हम लोग उसका डिसएडवांटेज, एडवांटेज और यूज देखते हैं। ठीक है, तो लगभग हमारा ये आर्क वेल्डिंग ख़त्म हो गया। ठीक है, आर्क वेल्डिंग से इतने ही चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। मैं थोड़ा सा प्रश्न भी करवाता, लेकिन जो है आपकी वीडियो जो है बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न मैं प्रयास करूंगा कि आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में कुछ प्रश्न वेल्डिंग के दे दूं। बहरहाल अभी जो क्विज हुआ था हमारा 2-3 दिन से, जो हमारा क्विज चल रहा है ग्रुप में, वहाँ पे वेल्डिंग के ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो अगर आपने वो क्विज पार्टिसिपेट किया है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से अगर आपने वीडियो देखा, जो मैंने अगर कुछ बोला, मैंने लिखा नहीं, आपने वो भी क्या कर लिया, नोट्स में नोट्स कर लिया, तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी जानना जरूरी है, कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए एडवांटेज। आर्क एडवांटेज, पहला एडवांटेज क्या है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का, आर्क पूर्ण रूप से फ्लक्स में डूबी रहती है, डूबी रहती है, तो फेस शील्ड की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न आप लोग नहीं कर पाते हैं क्विज में, तो बहुत दुख होता है मुझे। ठीक है, क्योंकि सिंपल प्रश्न आप लोग नहीं कर पाते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि फेस शील्ड हम लोग क्यों उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया था, ये भी चीज़ें देख लीजिए। जो भी प्रश्न आते जा रहे हैं मेरे माइंड में, मैं आपको सब बताते जा रहा हूँ, सब आप नोट करते जाइए, क्योंकि प्रश्न रिपीट होते हैं, मैक्सिमम नए प्रश्न हर बार नहीं बनते हैं। आपसे पूछा गया था प्रश्न में कि फेस शील्ड हम लोग क्यों उपयोग करते हैं, तो पहला ऑप्शन दिया था हानिकारक गैसों से बचने के लिए, हानिकारक गैसों से बचने के लिए। दूसरा था पराबैंगनी किरणों से बचने के लिए, पराबैंगनी किरणों से बचने के लिए। तीसरा था इंफ्रारेड रेज से बचने के लिए, और चौथा ऑप्शन कोई एक और दिए थे तो नन।
तो वहाँ पे जब मैंने क्विज में क्वेश्चन कराया था ग्रुप में, तो बहुत लोगों ने हानिकारक गैसों से बचने के लिए, भैया आपको भी पता है हानिकारक गैसों से बचने के लिए हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। जो हमारा काला वाला चश्मा होता है या जो हमारा फेस शील्ड होता है, उसको हम लोग किस लिए उपयोग करते हैं? पराबैंगनी किरणों से रक्षा के लिए। तो सिंपल प्रश्न आप लोग नहीं कर पाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दुख हो जाता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया कि फेस शील्ड का उपयोग हम लोग वेल्डिंग में क्यों करते हैं? तो हानिकारक गैसों से बचने के लिए। ठीक है, तो पहला इसका एडवांटेज क्या है कि आर्क पूर्ण रूप से क्या होती है? फ्लक्स में डूबी रहती है, जिससे फेस शील्ड की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे तो आप एक सिंपल ग्लास लगा के काम कर सकते हैं। दूसरा क्या हो इसका एडवांटेज है? हाई वेल्डिंग स्पीड अचीव की जा सकती है, यानी कि हाई स्पीड पर। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि वेल्डिंग को हमने क्या बना दिया? सेमी ऑटोमेटिक बना दिया, यानी कि इलेक्ट्रोड सप्लाई होता जा रहा है खुद ही, उसको हमको बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? हाई वेल्डिंग स्पीड अचीव कर सकते हैं। और तीसरा जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है, अगर ज़रूरत हो तो फ्लक्स में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्लक्स में कुछ एलॉइंग यानी कि मिश्र धातुओं का कुछ एलिमेंट, एलॉइंग मेटल, यहाँ पे आप लिख लीजिए मिश्र धातु मेटल को मिलाकर वेल्ड को और मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। अब जैसे हमको थोड़ा सा जो वेल्डिंग जॉइंट है और मजबूत चाहिए, हमको क्या करना है? उसमें क्रोमियम मिलाना है। तो हमारा जो फ्लक्स है हम उसी में थोड़ा सा पाउडर के फॉर्म में क्या मिला देंगे? क्रोमियम मिला देंगे। अब देखिए जो हमारी पिघली हुई धातु रहती है भैया, वो उसी के ऊपर तो फ्लक्स रहता है, फ्लक्स हमारा उसी के ऊपर तो पाउडर फॉर्म में रहता है। तो यहाँ से कुछ क्रोमियम का जो डिपोजिशन है वो इस वेल्ड में भी चला जाता है, क्योंकि हमारा वेल्डिंग जॉइंट तुरंत मेल्टिंग पोजीशन में रहता है। तो यहाँ से जो कुछ तत्व हैं, यानी कि जो फ्लक्स से कुछ तत्व हैं हमारे निकल कर इस वेल्डिंग पूल में भी चले जाते हैं, और इस वेल्ड को जो भी प्रॉपर्टी चाहिए, जिस तत्व की हमको प्रॉपर्टी चाहिए, वही तत्व हम लोग फ्लक्स में मिला देंगे, और हमारा जो वेल्डिंग जॉइंट है उसके हिसाब से मजबूत हो जाएगा। या जो भी हम गुण उसमें देना चाहते हैं, उसकी सरफेस को हार्ड करना चाहते हैं, तो उसमें कार्बन मिला देंगे फ्लक्स में। तो जो भी गुण हम देना चाहते हैं हम लोग उस मटेरियल को भी थोड़ा सा फ्लक्स में मिला देंगे, तो वो मटेरियल यहाँ पे चला जाता है, और उस गुण का हमको जो जोड़ है, जिस गुण का जोड़ हम चाहते हैं उस गुण का जोड़ हमको मिल जाता है। ठीक है, चौथा लिखिए, फ्लक्स क्या काम करता है? फ्लक्स डीऑक्सीडाइजर का भी काम करता है, जो वेल्ड मेटल को प्यूरिफाई भी करता है, यानी कि शुद्ध भी करने का काम करता है, प्यूरिफाई करता है। तो ये इसके क्या हैं? ये इसके मुख्यतः एडवांटेज हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ही बहुत ज़रूरी है। ठीक है, राइटिंग थोड़ी ख़राब हो गई क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर कोई शब्द ना समझ में आ रहा हो तो मैं बोल भी रहा हूँ तो आप उसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि राइटिंग बैठाने में तो फिर भैया बहुत टाइम चला जाएगा ना। डिसएडवांटेज आप यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए। तो पहला क्या है? प्लेट की मोटाई 4.8 mm से कम हो तो इसका उपयोग
नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, यानी कि जो हमारी प्लेट की मोटाई है 4.8 mm से अधिक होनी चाहिए सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, भैया क्यों प्लेट की मोटाई अधिक होनी चाहिए। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हम लोग किस प्रकार की धारा का उपयोग कर रहे हैं, रिवर्स पोलैरिटी की विद्युत धारा का उपयोग कर रहे हैं। तो मैंने आपको रिवर्स पोलैरिटी की विद्युत धारा में क्या बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बनाते हैं। ठीक है, और जो हमारा वर्क पीस है उसको क्या बनाते हैं, उसको हम लोग निगेटिव टर्मिनल बनाते हैं। तो इसकी जो मोटाई क्या होनी चाहिए, 4.8 mm से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये वेल्डिंग प्रोसेस सिर्फ वहां अप्लाई किया जा सकता है, वहां अप्लाई किया जा सकता है जहां पर प्लेट की पोजीशन क्या हो, पोजीशन फ्लैट या हॉरिजेंटल हो, हॉरिजेंटल हो। क्यों, अब हम देखिए पाउडर फॉर्म में फ्लक्स उपयोग कर रहे हैं ना, तो फ्लैट जो पोजीशन रहेगी वहीं पे हमारी वेल्डिंग हो पाएगी। अगर हमने वर्टिकल पोजीशन में इस वेल्डिंग को करने का प्रयास किया तो हमारा पूरा फ्लक्स नीचे गिर जाएगा, तो हमारा वो काम नहीं करेगा। तिरछा वेल्डिंग करने के प्रोसेस किया तो भी हमारा फ्लक्स पाउडर फॉर्म में है वो नीचे सरक जाएगा, तो क्या वो अपना काम कर पाएगा, क्या वो ऑक्सीडेशन से रक्षा कर पाएगा। तो हम लोग इस डिसएडवांटेज इसका क्या है कि हमको जहाँ पे भी इस वेल्डिंग प्रोसेस द्वारा वेल्डिंग करनी है, जो हमारी सरफेस होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए या हॉरिजेंटल होनी चाहिए। तो ये क्या थे, ये थे इसके मुख्यतः 2 डिसएडवांटेज। अब आइए हम लोग देख लेते हैं इसका उपयोग, यानी कि एप्लीकेशन आप लिख लीजिए, एप्लीकेशन या यूज। एप्लीकेशन या यूज में लिखिए लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। चलिए अब आप लोगों से एक सवाल है हमारा, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अच्छे से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। मीडियम कार्बन स्टील में सभी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, और जो पहले दूसरे चैनल पे मैं पढ़ा रहा था पढ़ा भी चुका हूँ कि मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि मीडियम कार्बन स्टील में जो कार्बन होता है वो कितने प्रतिशत से कितने प्रतिशत तक होता है। तो देखें कितने लोग को आता है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि मीडियम कार्बन स्टील में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो कितना होता है। तो लो कार्बन स्टील लिखिए, मीडियम कार्बन स्टील लिखिए, स्टेनलेस स्टील यानी कि बेदाग इस्पात इसको बोलते हैं। ठीक है, कापर एंड कापर मिश्र धातु यानी कि कापर एंड कापर एलायस। ठीक है, और क्या हो गया हमारा, निकिल एवं निकिल मिश्र धातु। ठीक है, तो इतनी चीज़ों के लिए हमारा क्या होता है, मुख्यतः जो है हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग उपयोग किया जाता है। एक चीज़ आप और लिख लीजिए, नॉट यूज फॉर, यानी कि किस लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, नॉट यूज फॉर, यानी कि किस लिए हमारा जो है आर्क वेल्डिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। तो वो आप देखिए लेड, जिंक, ठीक है, एल्यूमिनियम मिश्र धातु। ठीक है, इनके लिए हमारा जो है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, और मैग्नीशियम मिश्र धातु, मैग्नीशियम मिश्र धातु, इसके लिए हमारा क्या होता है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसी के साथ जो हमारा ये आर्क वेल्डिंग है ये क्या होता है, ये खत्म होता है। ठीक है, वेल्डिंग नहीं खत्म हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, आर्क वेल्डिंग खत्म हो रहा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उष्मा के आधार पर वेल्डिंग को बांटा था, फ्यूजन वेल्डिंग और फोर्ज वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत हमारा कार्बन आर्क वेल्डिंग,
टिक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग आज खत्म होता है। अब हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, गैस वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और गैस जो वेल्डिंग के मेथड्स हैं, यानी कि फॉरवर्ड वेल्डिंग, लेफ्ट वार्ड, बैकवार्ड कैसे होता है, फिलर रॉड का एंगल कितना होता है, वेल्डिंग टॉर्च का एंगल कितना होता है, बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं गैस वेल्डिंग से भी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, गैस वेल्डिंग को पूरा पढ़ेंगे जैसे ऐसे। अब आपको एक डेमो समझ में आ गया होगा कि भैया जैसे हम लोगों ने आर्क वेल्डिंग को पढ़ा, उसी तरह के हम लोग अच्छे से डिटेल में गैस वेल्डिंग, आने वाले जो वेल्डिंग है, थर्मिट वेल्डिंग, और आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसको भी हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि उसी से क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक गैस वेल्डिंग के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।